हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हमारे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर जो कि गति है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे मूल बिंदु जो कि आपका है मूल बिंदु। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था दो होंगी, कौन कौन सी? एक विरामावस्था होंगी और एक गतिजावस्था होगी। उसके बाद फिर हम लोग गति पढ़ेंगे, गति की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद गति के प्रकार, जो भी प्रकार होंगे गति के प्रकारों को पढ़ेंगे। फिर भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना, भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चाल पढ़ेंगे, औसत चाल पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग गति के जो समीकरण होते हैं, 3 समीकरण। ठीक है ना, प्रथम समीकरण b = u + at, सेकेंड समीकरण s = ut + ½ at स्क्वायर, और जो तीसरा समीकरण है वो तीसरा समीकरण क्या है? b² = u² + 2as। ये तीनों समीकरण का निगमन हम लोग करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, और लास्ट में हम लोग वृत्तीय गति पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जो हम लोग को चाल निकालना पड़ेगा वृत्तीय गति में। जब कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करेगा तो उसके लिए चाल क्या होता है, तो चाल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? देखिए क्या है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है। ठीक है, अब ये मार्कर को हम लोग मानते हैं इस मार्कर के इसको हम लोग मानते हैं ये बिंदु है। ठीक है ना, अब इस बिंदु से ये इधर गया है मार्कर या फिर इधर गया है। ठीक है ना, लेफ्ट में गया है कि राइट में गया है। ठीक है ना, वो तो किसी मूल बिंदु से, तो ये मानते हैं ये क्या है? मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से इस मार्कर की स्थिति को बताना है। ठीक है ना, यानी किसी वस्तु की स्थिति को आप जिस बिंदु से बताओगे, ठीक है ना, जिस बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को बताओगे उस बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। जैसे ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, मार्कर को मैं इधर ले जा रहा हूं या इधर ले जा रहा हूं, तो इधर दाहिने साइड हो गया। तो ये क्या होगा, मैं कहूँगा इस बिंदु से ये जो मार्कर है वो दाहिने साइड में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर की यानी इस वस्तु की इस बिंदु के सापेक्ष स्थिति बता रहा हूँ। तो वो ये बिंदु क्या है? ये बिंदु, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, चलिए भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक विरामावस्था होगी, एक गतिजावस्था होगी। विरामावस्था क्या होती है? वस्तु की स्थिति में एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो। जैसे मान लीजिए ये बिंदु था, जैसे अभी मैं एग्जांपल लिया, ये मान लीजिए ये एक बिंदु है। ठीक है, और ये मार्कर यहीं पड़ा है, ये मान लो कोई वस्तु है मार्कर। ठीक है ना, तो ये वस्तु है और ये बिंदु है। अगर हम 2 घंटे बाद भी देखें ये वस्तु यहीं पड़ी है, ये जो मार्कर है ये वाली वस्तु यहीं पड़ी है और ये मूल बिंदु है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इस मूल बिंदु के सापेक्ष, ये जो मूल बिंदु था आपका, इस मूल बिंदु के सापेक्ष क्या इसकी स्थिति परिवर्तित हुई? नहीं हुई। यानी कि ये क्या था? रुका हुआ था। रुका हुआ था मतलब विरामावस्था में। क्लियर है? चलिए, तो ये विरामावस्था भी आपको समझ में आ गया। अब गतिजावस्था की बात करते हैं। वस्तु की स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष लगातार बदलाव हो, यानी कि ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो। मतलब ये वस्तु है, ये वस्तु यहाँ आ गई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर, देखो ये, तो ये क्या हो रहा है, इसकी स्थिति इस बिंदु से एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार दाहिने साइड जा रहा है, एक बार बाएं साइड, एक बार दाहिने साइड, एक बार बाएं साइड। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस बिंदु से ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि ये किस अवस्था में है? ये गति की अवस्था में है। तो इसको हम लोग गतिजावस्था कहते हैं। क्लियर है?
चलिए, यानी कि हम लोग भौतिक अवस्था को समझ लिए, विरामावस्था क्या होता है, गतिज अवस्था क्या होता है। अब गति क्या होता है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान में परिवर्तन करती है, ठीक है ना, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान में परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, अन्य वस्तुओं की तुलना में, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु की तुलना में ये वस्तु जो है अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रही है या अपने स्थान को परिवर्तित कर रही है, ठीक है ना, स्थान में परिवर्तन। तो ये वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु के सापेक्ष, इस अवस्तु के सापेक्ष ये वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है। तो देखो इसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। एक बात बताइए, इसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है और समय भी जा रहा है ना, कुछ तो समय 2 सेकंड 3 सेकंड में इधर से उधर हो रहा है, ठीक है ना, समय भी जा रहा है और इसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वस्तु, ये जो वस्तु है, जो मैं इसको बार बार घुमा रहा हूँ, ये वस्तु जो है वो क्या है, गति की अवस्था में है, ठीक है ना। तो यही परिभाषा आपको दी गई है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान में परिवर्तन करती है। अगर किसी वस्तु में समय के साथ साथ उसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, समय के साथ साथ उसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो हम कह सकते हैं वो वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरी विरामावस्था है। अब मैं समय के साथ साथ अगर अवस्था में परिवर्तन करना चाहूँ तो देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो हमारी अवस्था में परिवर्तन हुआ और कुछ समय गया, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तक गया, इसका मतलब मैं किस में हूँ, गति की अवस्था में हूँ। किस में हूँ मैं, गति की अवस्था में हूँ। बात क्लियर हुई। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति के प्रकार, गति कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति। दोलनी गति या दोलन गति कहिए, दोलनी गति और आवर्त गति, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के गति हैं, और भी प्रकार की गति होती हैं, लेकिन ये आपके क्लास 9 के लिए रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, इतना आप जानिए, ठीक है ना। रैखिक गति क्या होती है, इसमें वस्तुएं सीधी रेखा पर चलती हैं। रैखिक गति में क्या होती है, वस्तुएं एक सीधी रेखा पर चलती हैं। जैसे ट्रेन का पटरी पर चलना, ठीक है ना, और एक सीधी सड़क पर किसी कार का चलना, एक सीधी सड़क पर किसी कार का चलना, वो क्या है, रैखिक गति है, यानी एक सीधी रेखा में, ठीक है ना। ये एक सीधी रेखा में ये कार है, ये मानते हैं एक कार है, ये ऐसे चल रही है और ये रोड एकदम सीधी है, ये सड़क एकदम सीधी है, यानी कि इस कार की गति कैसी है, रैखिक गति है। क्लियर है। चलिए देखिए, वृत्तीय गति, इसमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर चलती हैं, वृत्ताकार पथ या वृत्ताकार मार्ग पर चलती हैं, तो इसमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर चलती हैं। वृत्ताकार पथ पर चलती है मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है ना, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या है, वृत्तीय गति है, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो चक्कर लगाना वो क्या है, वृत्तीय गति है। क्लियर है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी उदाहरण है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, वो क्या है, वृत्तीय गति है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोलनी गति। दोलनी गति क्या होती है, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। क्या होती है, इसमें वस्तु एक बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। क्या है, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती हैं। एक निश्चित बिंदु है, उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे चले। जैसे मान लो आप, ये निश्चित बिंदु है, इसके आगे पीछे या ऊपर नीचे चले, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, दोलनी गति। जैसे वो घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम में क्या होता है, पहले वो बीच में रहता है पेंडुलम, फिर बाद में जब पेंडुलम गति करता है तो ये इस तरीके से, तो घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है, दोलनी गति होती है, ठीक है। वो क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के
एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, ये निश्चित कोई निश्चित बिंदु होता है उसके आगे पीछे गति करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। आगे क्या है, आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है। क्या करती है, इसमें क्या बोल रखा है, इसमें वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है। आवर्त गति क्या होगी, एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो फिर से अपनी गति को दोहराएगा वस्तु, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। जैसे हो गया झूले की गति, वो आवर्त गति होती है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से वो अपनी सेम गति को क्या करेगी, वो रिपीट करेगी, ठीक है ना, दोहराएगी। इसके अलावा जैसे सिलाई मशीन की जो सुई होती है, सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो भी क्या करती है, एक निश्चित समय पर अपनी गति को दोहराती रहती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये चारों प्रकार की गतियां हो गई। अब भौतिक राशियां देखिए, जो भौतिक राशियां हैं उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, ऐसी भौतिक इकाई जो केवल परिमाण को परिभाषित करता है। क्या, देखिएगा, ऐसी भौतिक इकाई जो केवल परिमाण को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है, परिमाण को, केवल परिमाण को परिभाषित करेगा, परिमाण को परिभाषित करता है, अदिश राशि होती है। वो क्या माना जाएगा, अदिश राशि। मतलब जैसे एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है इसका, तो अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें, किसकी, अदिश राशि के उदाहरण की बात करें, उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो उदाहरण में जैसे कि हो गया आपका ये चाल हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं हम लोग, ताप हो गया, ताप, ठीक है ना, ये सब आदि, ठीक है ना। चाल, दूरी, समय, ताप, ये सब हो गए आपके अदिश राशि के उदाहरण, ठीक है ना। चाल में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण क्या होता है, परिमाण एक संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान होता है। जैसे 5 किलोग्राम आप बोलते हो ना, तो 5 किलोग्राम, 5 क्या है, परिमाण है, ठीक है ना। ये 5 किलोग्राम को आप परिमाण कहोगे, ठीक है ना, यानी संख्यात्मक मान को ही केवल दिखाएगा, वो परिमाण होता है, ठीक है ना। 5 किलोग्राम, ठीक है, 10 जूल, ये सब क्या है, परिमाण केवल दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमाण। परिमाण बात समझ में आ गई। परिमाण क्या होता है, यानी अदिश राशि क्या होगी, जो केवल परिमाण को परिभाषित करे। परिमाण क्या होगा, परिमाण क्या होगा, जैसे 5 किलोग्राम, ये केवल परिमाण है। 10 जूल, ये केवल परिमाण है। 5 मीटर, ये केवल परिमाण है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है आपकी अदिश राशियां, चाल, दूरी, समय, ताप, कार्य, ये सब अदिश राशि है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे सदिश राशि। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक इकाई जो परिमाण व दिशा दोनों को परिभाषित करता है। परिमाण व दिशा, बहुत ध्यान समझिएगा, परिमाण व दिशा दोनों को परिभाषित करता है, सदिश राशि होती है। उदाहरण हो गया आपका, जैसे अगर हम इसका उदाहरण लें, उदाहरण में हो गया जैसे वेग, क्लियर है, और विस्थापन, ठीक है। इसके अलावा बल, ठीक है, बल के अलावा आपका हो जाएगा संवेग, ठीक है ना। ऐसे ही और भी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे, ठीक है ना। वेग, विस्थापन, बल, संवेग, ठीक है। जैसे बल हो गया, अगर मैं कहूंगा कि इस मार्कर को यहां से हटाओ, इस मार्कर को यहां से हटाओ, तो आप पूछोगे यहां से हटाएंगे तो है ही, लेकिन मैं कहूंगा इस मार्कर को 5 न्यूटन बल लगा करके, ऐसे मानते हैं, ऐसे मान लेते हैं, इस मार्कर को 5 न्यूटन बल लगा करके हटाओ, ठीक है। तो अब जिससे मैं कह रहा हूं मुझसे पूछेगा, ठीक है 5 न्यूटन बल तो लगाएंगे हम, लेकिन किस दिशा में लगाएं। तो
क्या दिशा से पहले मेरी बातें पूरी थी? नहीं पूरी थी। मतलब जिससे मैं कहा इस मार्कर को हटाने को, वो हटाएगा, लेकिन कहां हटाए? पता चला मैं यहां से कह रहा हूं हटाने को, उधर ले जाने को, तो वो और इधर ला दिया। क्लियर है ना? तो मतलब बात पूरी नहीं हो पाई मेरी। यानी बल के लिए 5 न्यूटन जो है वो परिमाण है, और कहां हटाया जाए, किस दिशा में हटाया जाए, वो क्या है? दिशा है। इसीलिए बल को एक सदिश राशि बोली गई है। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूंगा इस मार्कर को हटाओ, तो इस मार्कर को हटाओ तो उत्तर में हटाओ, दक्षिण दिशा में हटाओ, दाएं हटाओ, बाएं हटाओ, ये मैं दिशा भी दूंगा साथ में। ठीक है ना? तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो उसको सदिश राशि कहते हैं। ठीक है? और जिसमें केवल परिमाण से ही बात बन जा रही है। जैसे दुकान पे गए, कहो कि 5 किलोग्राम चीनी दे दो, दुकानदार से आप कहते हो 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो समझ जाता है हाँ 5 किलोग्राम चीनी देना है। आपसे नहीं कहता कि 5 किलोग्राम चीनी उत्तर में दे कि दक्षिण में दे। तो यहाँ पे तो बस आप कह दिए 5 किलोग्राम, तो वो समझ गया हाँ 5 किलोग्राम को देना है। यानी कि द्रव्यमान जो है वो क्या है? अदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। बात समझ में आई ना? तो जिसमें केवल दिशा की, जिसमें परिमाण केवल परिभाषित हो वो अदिश राशि। ठीक है ना? और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो वो सदिश राशि होती है। क्लियर है? तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी वस्तु द्वारा तय किए गए, मतलब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तो कितने मार्ग को तय किया, यानी जो भी मार्ग तय किया होगा उस मार्ग की पूरी लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि परिमाण से ही काम बन जाएगा। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है ना? SI मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। और वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई अशून्य होती है, यानी दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है ना? वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, ठीक है ना, वो कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है? विस्थापन की बात करें, अभी समझ जाते हैं, थोड़ा दूरी और विस्थापन दोनों को समझाते हैं अच्छे तरीके से। पहले आप ऐसे ही देख लीजिए। विस्थापन की बात करें, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की, ठीक है ना, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको विस्थापन कहेंगे। ऐसा नहीं है मार्ग की लंबाई को विस्थापन कहेंगे, यहाँ मार्ग की लंबाई नहीं लिखी गई है, मार्ग की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। ठीक है? यह एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी है। ठीक है? इसका SI मात्रक मीटर होगा। जैसे इसका SI मात्रक मीटर होता है ऐसे इसका भी SI मात्रक मीटर होगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना? विस्थापन क्या होगा? शून्य भी हो सकता है। तो SI मात्रक दोनों का क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है ना? दोनों का SI मात्रक क्या होगा? मीटर। ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। ये अशून्य होगा, अशून्य, और ये क्या? शून्य भी हो सकता है। ठीक है? चलिए अब एक उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए ये हो गया, ये शहर का नाम है, ये शहर A है, ये शहर B है। ठीक है? यहां पे जो है ये हो गया। ठीक है? अब यहां से शहर A है, ये शहर B है। ठीक है? यहां से 3 लोग निकलते हैं, या एक ही लोग निकलते हैं, 3 लोग निकलते हैं, 3 दोस्त हैं वो निकल गए यहां से।
ठीक है ना। कौन कौन निकला, राम निकला, श्याम निकला, हरि निकला, राम श्याम और हरि, ये 3 लोग निकल गए, ठीक है ना। तीनों लोगों को निकलना है, निकल करके यहाँ पे आना है और तीनों यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है। देखिए ये शहर ए था, ये शहर बी है, शहर ए से शहर बी में तीनों लोग आएंगे, आकर के यहाँ मिल जाएंगे। अब समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हम मानते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। शहर ए से शहर बी की दूरी क्या है, 10 किलोमीटर की। और ये पूरा जो है, ये पूरा कितना है, 15 किलोमीटर, ठीक है ना। 15 नहीं, इसको 20 कर देते हम लोग। ये 20 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर है, ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या क्या बात करेंगे, एक तो दूरी की बात करेंगे और एक तो विस्थापन की बात करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, एक किसकी बात करेंगे, दूरी का, और एक किसकी बात करेंगे, विस्थापन की, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले दूरी की बात की है और विस्थापन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम नाम लेंगे किसका, सबसे पहले हम नाम लेंगे राम का। तो राम शहर ए से शहर बी जाता तो कितना दूरी तय किया, 10 किलोमीटर की। और विस्थापन कितना हुआ, वो भी तो 10 किलोमीटर ही हुआ, ए से बी। तो ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गई, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर, लेकिन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है। देखो दिशा की भी जरूरत पड़ी है विस्थापन में, ठीक है। चलिए ये हो गया राम की बात। अब चलिए अब किसकी बात करते हैं हम लोग, श्याम की बात करते हैं। ये आ गया श्याम की बारी। श्याम भी शहर ए से शहर बी की ओर जाएगा, लेकिन कितना दूरी तय करेगा, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ये पहले यहाँ गया, यहाँ से किसी दोस्त को उठाया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से किसी दोस्त को उठाया, फिर यहाँ पे किसी दोस्त को उठाया, ऐसे मतलब दोस्तों को उठा करके लेकर आया, तब जाकर यहाँ पहुँच रहा है, मानते हैं, ठीक है ना। तो ये 20 किलोमीटर की दूरी तय किया, तब जाकर पहुँचा। लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन यही होगा, 10 किलोमीटर, यही बोला जा रहा है 10 किलोमीटर। ये विस्थापन नहीं होगा, 20 किलोमीटर दूरी है, 20 किलोमीटर विस्थापन नहीं है, क्योंकि श्याम भी यहीं से निकला था, ए से पहुंचा वहां बी पर। तो और ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, 10 किलोमीटर, 20 नहीं है। तो विस्थापन क्या होगा, 10 किलोमीटर ही होगा। समझ में आया। ए और बी के बीच की सबसे कम दूरी क्या है, 10 किलोमीटर, न्यूनतम दूरी 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर ही होगा। समझ में आया, ये चेंज नहीं होगा। कहाँ पे, डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, ये भी शहर ए से शहर बी जा रहा है। चलिए अब अगला, राम हो गए, श्याम हो गए, अब हरि की बारी आई। हरि कितना किलोमीटर की दूरी तय किया, 15 किलोमीटर की दूरी, लेकिन विस्थापन क्या है, 10 किलोमीटर। ये भी तो शहर ए से शहर बी आ रहा है, तो विस्थापन क्या है इसका, 10 किलोमीटर। तो क्या देखें आप कि दूरी तो बदला, लेकिन विस्थापन सब सेम है, ठीक है ना। यानी न्यूनतम दूरी 10 किलोमीटर, तो ये न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक व अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन। और मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी। ये पूरी लंबाई को जोड़ दिया गया तब 20 आया है, नहीं तो सीधा सीधा जाना होता तो 10 ही आता। तो इसलिए 20 हुआ इसकी दूरी, लेकिन इसी का विस्थापन क्या हुआ, 10 किलोमीटर। इसकी दूरी क्या हुई, 15 किलोमीटर, इसी का विस्थापन क्या हुआ, 10 किलोमीटर। कहाँ, ए से बी। तो बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये है दूरी और विस्थापन, ठीक है ना। अंतर लिखना होगा, आप अंतर लिख सकते हो। ये अदिश राशि है और ये क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। ये अशून्य होता है, ये शून्य भी हो सकता है। कैसे शून्य हो सकता है, देखते हैं हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए ये ए ये बी, कोई एक बंदा यहां से निकला, यहां से ये निकल करके बी आया, बी यानी यहाँ पे मार्केट लगा था,
मार्केट यानी बाजार, बाजार आया ये। अब ये बाजार आया, देखा बाजार बंद है, फिर वापस चला गया। क्या हुआ? वापस चला गया। तो बताइए ये मतलब इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ए। निकला कहां से था? ए से। अंतिम स्थिति क्या है? ए। मतलब निकला ए से था, पहुंचा कहां? ए पर। तो क्या कोई विस्थापन बना? क्या कोई विस्थापन बना? जहां से निकला, बाजार के लिए निकला था, ये यहां घर पे है, घर है उसका, इस बंदे का घर है यहां पर, ये घर से बाजार के लिए निकला, बाजार बंद पाया, फिर वापस आ गया। अब बताइए विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक स्थिति भी वही है और अंतिम स्थिति भी वही है, तो यानी विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। अरे प्रारंभिक स्थिति भी वही, घर, और अंतिम स्थिति भी घर पर, यानी कि क्या कोई दूरी बनी? नहीं बनी, तो विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो विस्थापन जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है ना? विस्थापन क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर है और ये मानते हैं 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं, यहाँ पर कोई एक आदमी था, ये ध्यान समझिएगा इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे कोई एक आदमी था, वो यहाँ से पहले ऐसे चला फिर ऐसे चल दिया, ठीक है ना, तो दूरी कितनी हुई इसकी? दूरी कितनी हुई? 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, कितना हो गया दूरी? 7 किलोमीटर। ए से निकला बी पर पहुंचा, तो कितनी दूरी हुई? 7 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए अब विस्थापन पूछे यहीं पे, तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन ए से बी डायरेक्ट वाला रास्ता देखेगा, तो आप यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसकी न्यूनतम दूरी लगा निकाल लोगे विस्थापन। तो विस्थापन क्या मिल जाएगा आपका? 5 किलोमीटर। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना, तो ये क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो देख रहे हैं दूरी 7 किलोमीटर, विस्थापन क्या है? 5 किलोमीटर। और दिशा भी दिखाना है, कहाँ? ए से बी पहुंचा, तो ए से बी की ओर, ठीक है ना। तो ये था दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नोट डाउन करिए।